आज से करीब 2-2.5 साल पहले वैली ऑफ फ्लावर्स के समानांतर किसी ने वैली ऑफ वर्ड्स की चर्चा की थी, तो मेरा मन तरह तरह की अनुभूतियों से भर गया था। घाटियों में अनुभूजें सदा से उठती रही हैं। कभी जातीय स्मृतियों की अनुभूजें, कभी वैयक्तिक स्मृतियों की अनुभूजें, कभी उस प्रतिभिज्ञा की अनुभूजें जो कालिदास हर तरह से दिखा गए थे अपने नाटकों में, खासकर अभिज्ञान शाकुंतल में। वही कालिदास जिन्होंने हिमालय को विधाता का अट्टहास कहा था, कुंदवल अट्टहास। शब्दों में भी उतनी ही अनुभूति भरी होती है जितनी घाटियों में। और ये कितनी सुंदर कल्पना है कि शब्दों की एक स्वतंत्र घाटी खड़ी कर दी जाए उस समय में जब पहाड़ कट रहे हैं और दुनिया से अनुभूजें गायब हो रही हैं। अनुभूजें बचा रखने की चिंता एक बहुत वाजिब चिंता है। तो मैं उस समय ये नहीं जानती थी कि शब्दों की इस घाटी से मेरे लिए भी एक पुकार उठेगी, मगर मुझे अच्छा लगा था कि जैसे शब्दों के भीतर अनुभूजें बंद होती हैं, पहाड़ों के भीतर फॉसिल रहते हैं, पत्थरों की चट्टानों के अंतस्थल में तेल का सोता होता है फॉसिलों की शक्ल में। वे सब उद्घाटित करने की किसी को चिंता है। कोई ऐसी एक संस्था बन रही है पहाड़ों की ऊंट में जो सारी अनुभूजें बचा कर रखने की चिंता करती है। साहित्य भी दरअसल इन्हीं अनुभूजों के संरक्षण की चिंता में लगातार डूबा रहता है। अब पुकार जो आई तो मेरा मन विह्वल हुआ। मुझे अपने ही पिता की गीत की एक पंक्ति याद आई, कोई मुझे पुकार रहा है, जाना होगा, जाना होगा। अब ये उनकी आरंभिक कविता है और पापा की ये आदत थी, हालांकि वो बहुत कम दिन रहे, सिर्फ 20 बरस 22 बरस तक मैं उनके साथ रह पाएंगी, मगर जितने दिन रही वही मुझे थपकियां देकर सुनाते रहे। मुझे भी भैया को भी। और हर समय रात को थपकियां देते समय उनके ओठों पर या तो अपने गीत की कोई पंक्ति होती थी या किसी और के गीत की, या विश्व साहित्य का कोई मुखड़ा, कोई अच्छा सा प्रसंग, प्रेरक प्रसंग, या कोई और मार्मिक बात। जैसे रोते हुए हमारी आंख से आंसू टपकता है तो होठों पर आके ठहर जाता है, उसी तरह हमारे कान, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे कान से पापा की उचारी हुई वे ध्वनियाँ, वे गीत, वे प्रसंग, वे किस्से, विश्व साहित्य से के चुनिंदा किस्से हमारे कानों से घट जाते थे और कहीं हमारे भीतर अंतस्थल पर रुक जाते थे। और तब से मेरे भीतर एक प्यास चल गई कि कोई पुकार है जो धरती के अंतस्थल पर लगातार उठ रही है। हमें सिर्फ अपने कान खड़ा कानों की तरह सजग रखने हैं। उस पुकार में बहुत सारे संकेत छुपे हैं। अब मैं अपने बचपन की गलियों की बात करूं तो उन गलियों में कबाड़ी भी पुकारता हुआ गुजर जाता है, तो उसकी पुकार लगता है किसी और लोग की पुकार है, कोई पुकार रहा है। और मेरे बचपन में तो मलाई बर्फ वाले, चूड़ी वाले, मनिहारे ने, साड़ी का पोड़ वाले, कितनी तरह के लोग गलियों से गुजरते थे और बहुत आत्मीय ढंग से ऐसे पुकारते थे जैसे कृष्ण की बांसुरी गोपिकाओं को पुकारती होती। और सब स्त्रियां जैसे पैरों में पंख लगा के उधर दौड़ जाती थी।
हमारे समय में, हमारी पीढ़ी में पुकार अनदेखी भी, अनसुनी भी की जा सकती है, किसी का दुख अनदेखा भी किया जा सकता है, ये किसी को नहीं सूझता था सहजा। अब आप इंटरनेट के ज़माने में पैदा हुए लोग जो हैं, उन्हें तो सहज एक प्रशिक्षण मिल जाता है पुकारें नजरअंदाज करने का या अनसुनी करने का, क्योंकि उनके पास पुकारें प्री रिकॉर्डेड संदेशों की तरफ, विज्ञापन कंपनियों की तरफ से आती हैं। उसमें कोई हार्दिकता नहीं होती, क्योंकि वो दिल से उठती हुई आवाज नहीं होती, तो संदेशों का रोमांच झड़ गया है, पुकारों का रोमांच झड़ गया है, और जो बात दिल से नहीं उठती वो दिल तक नहीं पहुंचती। तो अब पुकारें बस साहित्य में सुरक्षित है, या ऐसी संस्थाओं में जो अनुभूंजे बचा रखने की कोशिश में लगातार लगी हैं, जैसे आपका वैली ऑफ वर्ड्स। अब मानुष गंध कितनी जरूरी चीज है, और मानुष का संबंध अपने आसपास बिखरे पशु जगत और वनस्पति जगत से कितना गहरा है, ये भी एक नई तरह का अंतर्जाल है। कोई कहीं भी दुखी होगा तो पूरा अंतर्जाल जो है वो स्पंदित हो जाएगा। ये जो आपस में जुड़े रहने के, सूक्ष्म तरंगों से जुड़े रहने का जज्बा है, यही हमें एक सूत्र किए रहता है। मुझे जब रात के 1:30 बजे ये चिट्ठी मिली, ये पुकार मिली वैली ऑफ वर्ड्स की, ये विश्वास जताया गया कि मैं जो हूँ उस वो कहीं गलत पते की चिट्ठी की तरह कहीं अटकी थी। मेरी चिट्ठियाँ कहीं पहुँच नहीं रही थी, वो कहीं पहुँची है। किसी दरवाजे पे दस्तक दी है उन्होंने, किसी हृदय में दस्तक दी है, किसी ने मेरी पुकार सुनी और उसके बदले में मुझे पुकारा है, कि उसी भाव से पुकारा है जैसे पुरानी वो फिल्म में जो एक गाना था, साथी हाथ बढ़ाना, साथी ने उसी भाव से पुकारा है। और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि सहकारिता, एक हंसमुख सहकारिता हमारे जीवन का मूल दर्शन होना ही चाहिए। मुझे ये हमेशा से लगता रहा है कि गिरा कट सफलता का स्थानापन्न हंसमुख सहकारिता ही हो सकती है। इस तरह की उदार हृदय संस्थाएं और हमारे जैसे मजदूर, जो साहित्य के मजदूर हैं, जो एक नई तरह की इमारत, एक नई तरह का संसार बनाने का सपना लिए इधर उधर अपनी कुदालें चलाते फिर रहे हैं कि धरती की छाती से पानी निकाल सकें। जल तत्व की बहुत कमी हो गई है, हमारे भीतर भी हमारे बाहर भी। तो हम कलम से दरअसल कुदाल का ही काम कर रहे हैं कि धरती के अंदर जो पानी बचा है उसे हम सबके लिए उद्घाटित कर सकें और सबके दिल से दिल तक राह खींच सकें। तो जब मुझे ये चिट्ठी मिली तो मुझे मैथिली में एक लोकगीत है, उसकी एक पंक्ति मेरे दिमाग में लगी गूंजने। उस लोकगीत में कहा गया है, वो एक बालिका वधू है जो कि अपने पिता के घर निश्चिंत सोई है, हाथ पांव मोड़कर किसी अंधेरे कोने में निश्चिंत सोई है, और अचानक गाजे बाजे के साथ कहती है कि डोली ले जाने वाले, पालकी ले जाने वाले दरवाजे पे कैसे खड़े हो गए। तो वो कहती है, सूतल छलिए बाबा के भवनुआ, अचके में आयल कहार। मैं तो निश्चिंत सोई थी अपने पिता के आंगन में, ये कहाँ से कहार आ गया, ये कहाँ से गाजा बाजा आ गया, ये किसने मुझे पुकार लिया। ये तो अचानक ही
अचकचाहट की जो ये बात है, वो मेरे भीतर एक मिस्टिकल इंक्वायरी जैसी जगा जाती है कई बार। और मैं सच कहूँ कि मैं चकित ही आश्चर्य में बन होकर उधर देखती रही कि ये कैसे चिट्ठी ये पहुंची मेरी, कहाँ पहुंची। और उसके बाद मैं लगातार सोचती रही कि कैसी नींद है जो किसी खून में लगा है। रंजन है या कोई भी टीम है, वो अपने कंप्यूटर से, नई पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो अपनी कंप्यूटर की दुनिया से, हम लोग अपनी कलम से, मजदूर अपने अपने कुदाल से, किसान अपने हल से, दर्जी अपनी सिलाई की मशीन से, और बढ़ई अपने डंडे से, लोहार अपने लोहे की हथौड़ी से लगातार जो कुछ नया उद्घाटित करने की कोशिश कर रहे हैं, नया तरह का विश्व रचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आसपास की उलझनें और विडंबनाएं तरह तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो सब बढ़े हुए हाथ हैं, और हमें सिर्फ, और धुन हमें आधी नींद में रखती है, उनीदा रखती है। हम आधे जगे होते हैं, आधे सोए होते हैं, हम आधे होते हैं, आधे नहीं होते। ऐसे में आता है कोई संदेशा, तो ऐसा लगता है कि अरे, एक हाथ बढ़ा, अब शायद हमें मिलके अपने काम करने हैं। ये एक मिस्टिकल पुकार है जो हमें आज तक, जो हम सपना लिए चल रहे थे, एकला चलो रे भाव से चल रहे थे, जो भी हम चाह रहे थे कि मीरा के प्रेम बेल की तरह वर्गों की, वर्णों की, धर्मों की, आ, ये जो कटीली बाड़े हैं, वो लांघती हुई मीरा की प्रेम बेल बढ़े, और अब उसमें आनंद फल लगे। कैसे समाज का विकास हो जो समता और सहिष्णुता और सामरस्य से एकदम देदीप्यमान हो, जहाँ सब एक चटाई पर बैठे हों, एक अलाव के आसपास बैठे हों, जोई सोई कछु भावे भाव से, गावे भाव से कुछ भी बोलते हो, तुम कोलाहल कलह में हृदय की बात कहने का धैर्य और विनय रखते हो। ऐसे ऐसी दुनिया जिसमें सबके भीतर जो भी अंतर्निहित संभावनाएं हैं, वो पूरी तरह विकसित हो जाए, अलग अलग तरह के फूल खिल जाए सबके भीतर, सबके बाहर। ये जो कहते हैं ना, योग में, हठ योग में, कि हम सब के भीतर कई पंखुड़ियों वाले कमल हैं, वो संभावनाओं के कमल हैं। किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 पेटल्स हैं, वो जागने के लिए मतलब वो बुद्धत्व के बीज उनमें है, वो चटकने वाले हैं। बस थोड़ा सा उनमें पानी डालें, थोड़ा सा उनको हम संवार दें, जैसे माली वो तो कीचड़ में भी खिल ही जाएंगे, मगर थोड़ा सा उनको थोड़ी सी अनुकूल हवा, थोड़ी सी अच्छी रोशनी दे दें, जो हमने ओजोन लेयर में छेद कर दिया है अपने अनाचारों से, वो धीमे धीमे उसकी जो कड़ी धूप हो गई है वो मध्यम हो जाए, और और भीतर की संभावनाएं खुले। हमारे भीतर की संभावनाएं जो मुकुलित होंगी तो तभी होंगी जब हम अपने सामने वाले के भीतर की संभावनाएं चटकाने के लिए तन मन धन से, पंच प्राणों से लग जाएंगे। ये एक बहुत छोटी सी बात है कि पापा भी कहते थे कि इट्स एम्पावरमेंट इज अ मिस्टिकल प्रोसेस। ये आप दूसरे का करेंगे तभी अपना होगा। आपके पंच प्राण तभी जगेंगे जब आप सामने वाले के पंच प्राण, उनकी संभावनाएं जगाने के लिए, उनके भीतर हरियाली भरने के लिए अपने भीतर का जल तत्व अर्पित करेंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है। क्योंकि इंटरनेट है, ये दुनिया भी
हमारी वनस्पति जगत, हमारा पशु जगत, हमारी अपना एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एक बृहद अंतर्जाल की तरह ही जुड़ा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई तकलीफ में हो तो वहां आप सुखी हो जाएं, ये हो नहीं सकता, ये स्वाभाविक नहीं है, ये असंभव है। इसलिए परिवेश अगर आपका अनुकूल करना है सबके लिए, तभी आपके भीतर की अनुकूलता अंदर छनेगी। दुनिया की सारी क्रांतियां प्रतिक्रांति में बदल गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सारे रेवोल्यूशन, इसलिए कि हम आत्म क्रांति नहीं कर पाए। हम जिसे इकेदा ह्यूमन रेवोल्यूशन कहते हैं वो नहीं कर पाए। हम अपने भीतर एक परिवर्तन घटित करें, तभी सामने वाले में या परिवेश में कोई परिवर्तन घटित हो सकता है। अपना एक ट्रैजिक फ्लॉ एड्रेस करें, तो साहित्य उसी ट्रैजिक फ्लॉ को, उसी को लोकेट करने की एक दृष्टि देता है। और ये दृष्टि जो है वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा से और गिरहकट्ट सफलता से, सोचिए कितना हिंसक शब्द है गिरहकट्ट सफलता। हिंदी में तो उसका फिर भी बेहतर अनुवाद हुआ, कम हिंसक अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में तो वो और भी हिंसक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हिंदी वाले बेचारे दयालु होते हैं, तो उन्होंने गला कट को ना कह के गिरह कट कर, चलो गिरह कट जाए तो कट जाए था, लेकिन गला नहीं काटते। फिर भी स्पर्धा, रैट रेस, अगर जीत भी गए तो क्या मूषक राजी रहेंगे? इसलिए गिरह का ये जो सफल स्पर्धा है, उसका स्थानापन्न सहकारिता से, हंसमुख सहकारिता से करने वाली जो साहित्य दृष्टि है, उसकी अनुभूति अगर आप बचा रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं उन सब लोगों की ओर जो कि पहाड़ से नदी का झरना बहाने, नदी और दूध का झरना बहाने के लिए लगातार संकल्प है, संकल्परत है और संकल्परत होकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आपका कितना धन्यवाद किया जाए। आप मैं यही कहती हूँ कि एमिली डिकिंसन वाली स्थिति में खासकर स्त्री लेखन है। This is my letter to the world that never wrote to me. 19वीं शताब्दी के एक छोटे से शहर एमहर्स्ट में एमिली डिकिंसन पैदा हुई थी, और स्त्री लेखन का इससे बढ़िया मुझे कोई रूपक नहीं लगता। उस समय स्त्रियों को उतना ही पढ़ाया लिखाया जाता था जितना कि हमारे यहाँ भारतीय दुकान में स्त्रियों को कि इतना भर कि चिट्ठी पत्री लिख ले, घर गृहस्थी चला ले, हिसाब किताब रख ले। उससे ज्यादा अगर कोई पढ़ता था अपने मनोयोग से, घर के सारे काम काज करते हुए, घर की बाहर की, अब तो दोनों तन मन धन से सेवा हो रही है स्त्रियों द्वारा, पहले घर की ही इतनी सेवा होती थी। और फिर भी समय चुराकर अगर कोई लिख पढ़ लेता था तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बिल्कुल ही नहीं कि ये क्या है। उसके बारे में उन्होंने लिखा, हंस के लिखा, क्योंकि वो बहुत विची थी। और मुझे लगता है कि हंसमुख होना, जो विनोद वृत्ति है, वो भी एक तरह से बहुत जनतांत्रिक स्पेस रचती है। वो सारे पदानुक्रम तोड़ देती है। इसलिए स्त्रियां अब नींद भरी दुख की बदली नहीं होकर थोड़ा सा भ्रमर गीत वाले, सूरदास की भ्रमर गीत वाली तेवर में बात करने लगी है, थोड़े व्यंग्य में, थोड़े हास्य में, ताकि आपके भीतर का जल तत्व उद्घाटित कर सकें। तो अब now that you've written back to me, you've written back to all of us who've been trying hard to reach out to people and light a lamp in their hearts. मैं कैसे आपको आभार व्यक्त करूं? बस मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, जैसे कि सुख दुख में कोई साथी खड़ा रहता है। और जितने भी अच्छे
अभियान होंगे इस दुनिया में गरीबी, तानाशाही और भेदभाव की संरचनाएं तोड़ने के जितने भी संकल्प होंगे आपके, उसमें मैं आपके साथ लगातार खड़ी रहूँगी।